कबड्डी के मैदान में इनको घसीट कर लाना है, इनको मजबूर कर देंगे हम कबड्डी के मैदान में घसीट कर लाने के लिए। जो लोग पिछली मीटिंग में मौजूद थे उनको पता है हमने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का मुद्दा उठाया और हमने कहा इस देश को अखंड भारत बनाना है तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो नेता लोग शपथ लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं तब शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं तब शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो संविधान क्यों नहीं मानेंगे ये? तो संविधान ने जो अधिकार दिए वो अधिकार तो तुम्हें जनता को देने पड़ेंगे। ये हम मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे, भाई ठीक है जो भी है बाद में, लेकिन जो संविधान में लिखा है उत्तर तो संविधान में लिखा है 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो के बाद की चलो छोड़ो, 14 साल तक के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा दो। ये सड़क पे 2 साल का, 12 साल का, 18 साल, 14 साल का बच्चा भीख क्यों मांग रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम जनता के बीच में 2 मुद्दे लेकर के जाएंगे तो सत्ता छोड़िए, लेकिन बजाय समस्याओं का समाधान करके सिर्फ देश में नफरत से नफरत फैलाए जा रहे हैं, नफरत ही नफरत फैलाए जा रहे हैं। आज इस देश में नफरत का आलम यह है कि पता नहीं कब कहाँ पर दंगा हो जाए। लोग किसी भी तरह के जो बिजनेसमैन है वो पैसा लगाने में डरते हैं कि पता नहीं देश की अर्थव्यवस्था का क्या हो जाए। तो दोस्तों इस देश में इतना नफरत का माहौल क्यों बना दिया है आपने? ये आप 3000 मंदिरों की लिस्ट कब समाप्त करोगे? तो हम इसके बारे में भी मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अभी जो आपने छोटे छोटे विवाद छेड़ रखे हैं कब तक चलाओगे इनको? 3000 मंदिरों का विवाद कितने साल तक? महीना 2 महीना? आपको जो करना है कीजिए, किसी को मारना है, काटना है, देश निकाला देना है, जबरदस्ती हिंदू बनाना है, मुसलमान बनाना है, कब करोगे इसको? जो करना है आपका टाइम पूरा हो चुका है। अगर आपसे हो सकता है तो पहले विवाद के मुद्दे समाप्त कीजिए। हिंदू मुस्लिम में जो फसाद के मुद्दे हैं, जो आपने मंदिर मस्जिद के विवाद पैदा किए, इन मुद्दों को समाप्त कीजिए। जो गोवध के नाम पर पिछले 5 साल 10 साल में गोमांस का निर्यात बढ़ गया है। गो हत्या के नाम पर आप लोगों को सता रहे हो, कहीं गोरक्षक सेना बना दिए, कहीं पर क्या कर दिया, तमाम ड्रामा आप कर रहे हो और गो हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे। तो गोमांस का निर्यात बंद कर दीजिए ना, अपने आप सब बंद हो जाएगा। जब आप जिस प्रांत में आपको सरकार बनानी है, गोवा में या कहीं उधर, तो वहाँ जाकर के आपके ही प्रधान, आपके जो है गृह मंत्री, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे गोमांस पे कोई रोक नहीं लगेगी, यहाँ पे लोग खा सकते हैं, यहाँ पे खा सकते हैं, बाकी जगह क्या हो गया? यहाँ पे गाय माता है, दूसरी जगह क्या वो कुछ और बन गई? तो दोस्तों औरंगजेब के टाइम पर भी इस देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उन्हें पता था अगर देश में अमन चैन रखना है तो इस तरह के विवादों को खत्म करना पड़ेगा। तो दूसरा चुनौती हम मोदी सरकार को ये दे रहे हैं कि विवाद जो मथुरा काशी से सब एक साथ निस्तार करो, प्रतिबंध करो गो अवध का भी, सो भाई भाई में ना फिर रारो। जो जहर पिलाया था तुमने, ये मुद्दा हमारा नहीं, तुम्ही ने मुद्दा उठाया था, तो उसका तो समाधान करो। तो हम कह रहे हैं जो जहर पिलाया था तुमने, जो तुम उसका भी ना उपचार दो, हम उनको भी हल कर देंगे, तुम भारत की सरकार दो। तो दोस्तों हमारे पास इस देश की एक एक समस्या का समाधान भी है और टाइम बाउंड प्रोग्राम है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप कहेंगे कि समस्या का समाधान तो कर देंगे, लेकिन सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि सरकार नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? तो दोस्तों हमारे पास सरकार चलाने की भी योजना है और सरकार बनाने की भी योजना है। उसकी रणनीति का मैं थोड़ा सा खुलासा आपके सामने कर देता हूँ। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में, पूरे युद्ध में अर्जुन मैदान में डटा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि महाभारत का युद्ध सही था या गलत था, हम इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये कहानी काल्पनिक है या वास्तविक है। लेकिन जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। उस टाइम पे जो साहित्य लिखा गया उस समय के समाज की का प्रतिबिंब तो वो है ही, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो उस कहानी के अंदर जो पूरा युद्ध है उसमें अर्जुन आगे रहता है, लेकिन जब युद्ध के समाप्त होने पे अंतिम स्थिति जब थी, जब दुर्योधन से मुकाबला होता है, तब ये भीम को उतार देते हैं। क्यों? तब अर्जुन को पीछे क्यों हटा लिया जाता है? क्योंकि जो दुर्योधन है वो मल्लयुद्ध का खिलाड़ी है, अर्जुन है वो धनुर्धारी, वो धनुष चलाना जानता है, वो मल्लयुद्ध नहीं लड़ सकता। अगर दुर्योधन के मुकाबले में अर्जुन को उतार दिया जाता तो वो उखाड़ के उसको पछाड़ देता, अर्जुन वहाँ पे जीत नहीं सकता था। तो जो मल्लयुद्ध का योद्धा है भीम, इसलिए वहाँ पे मल्लयुद्ध के टक्कर में भीम को उतारा गया। जैसा विजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा, हम धन बल में इस सरकार का, विपक्ष का किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास बहुत पैसा है, हमारे पास कहीं से पैसा भी आ जाएगा। हमने मीडिया को किसी को कह दिया भाई ये 5 करोड़ लो, हमारी न्यूज़ छाप दो, बीजेपी वाले कहेंगे कि 10 करोड़ लो, इनकी न्यूज़ मत छापो, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास ज़्यादा है, भुजबल भी, बाहुबल भी, अब वो नक्सलाइट है,
भाई साहब ने, विजेंद्र सिंह जी ने बताया कि वो उनके मुद्दे सही हो सकते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। भैया आप किसको मारने निकले हो? आपकी लड़ाई सिस्टम से थी, आप उसी सिपाही को मारो। सिपाही भी तो गरीब का ही बच्चा है, कोई अमीरों के बच्चे तो सिपाही बनते नहीं है। तो आप लड़ने किससे निकले हो, लड़ने किससे बैठ गए? तो हम इस तरह के आमने सामने के मल्ल युद्ध में, बुलेट की लड़ाई में, बंदूक की लड़ाई में, इसमें भी हम इस सरकार से जीत नहीं सकते। इनके पास हर तरह के साधन है, बाहुबली इनके पास, धनबल इनके पास, छल कपट इनके पास। तो हम इनको हमारे मैदान में घसीट कर लाएंगे। हमको कबड्डी खेलना आता है, हमें क्रिकेट खेलना नहीं आता, तो हम क्रिकेट के मैदान में उतरें क्यों? अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हार ही जाएंगे, क्योंकि हमको तो आता ही नहीं क्रिकेट खेलना। हमें कबड्डी खेलना आता है, हमको एक कबड्डी के मैदान में इनको घसीट कर लाना है। इनको मजबूर कर देंगे हम कबड्डी के मैदान में घसीट कर लाने के लिए। जो लोग पिछली मीटिंग में मौजूद थे उनको पता है, हमने हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का मुद्दा उठाया और हमने कहा इस देश को अखंड भारत बनाना है तो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जो हमारा विचार है, थॉट वायरस सबसे खतरनाक वायरस होता है। हर वायरस की काट होती है, थॉट वायरस की कोई काट नहीं है। 60 साल से हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे ये, लेकिन जैसे ही हमने ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की 23 मार्च को पिछली बार, उसके तुरंत बाद 4 दिन बाद इनको सनातन धर्म याद आ गया, हिंदू धर्म भूल गए। हमने जो इनको विचारों के मंच पे घसीट कर लिया है, ये अभी तक इनकी पिच पर खेल रहे थे, बाकी सारे विपक्ष इन्हीं की पिच पर खेलता है। पहली बार हमने मजबूर कर दिया, इनकी पिच पर खेलने की जगह इन्हें हमारी पिच पर घसीट कर लाए और इनको बोलना पड़ा कि हिंदू धर्म नहीं सनातन। तो दोस्तों, इन्हें हम हमारे मैदान में घसीट कर लाएंगे। हम इनको हमारे ही मैदान में घसीट कर लाना है और उसी में हमको पछाड़ना है। हमारे पास क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं, लेकिन विचारों की ताकत है। हमें इनको विचारों के मैदान में घसीट कर लाना है। ये विचारों में हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम इनको विचारों के धरातल पे, विचारों के मैदान में घसीट कर लिया है, ये मजबूर हो जाएंगे, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये हार जाएंगे। तो इसलिए हमने जो आंदोलन की योजना तैयार की है, उस आंदोलन का नाम रखा है हमने चर्चा आंदोलन। सबसे आसान काम। गांधी जी के टाइम पर सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन विचारों के पीछे कोई जाता ही नहीं था। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा ऐसी योजना बनाओ, इस देश के लोग हैं, ये तो हजारों साल से नपुंसक बने हुए हैं, ये क्या लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा भाई कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, जुलूस निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 लाठी पड़ जाएगी। उन्होंने कहा ये ठीक है, यहाँ कोई जान का खतरा नहीं है, और कामयाब रहे। तो आज देश के जो हालात हैं, उस हालात को देखते हुए जो हमने योजना बनाई है, हमें भीड़ इकट्ठी करनी ही नहीं है जो तुम वहाँ पे लाठी चार्ज करोगे। हमें तो 10 आदमी लेकर के पब्लिक के बीच में पहुँच जाना है। चर्चा आंदोलन, हमने उसका नाम रखा है चर्चा आंदोलन। हमें हमारे मुद्दों पर लोगों के बीच में चर्चा करनी है, हमें लोगों का आह्वान करना है। हम सोशलिस्ट प्रिज्म डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से, प्रिज्म की तरफ से जनता के सामने मुद्दे रखे जाएंगे। भाई प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं होना चाहिए, कोई कहेगा होना चाहिए। भाई ठीक है, नहीं होना चाहिए, आप यही बात कहो, नहीं होना चाहिए। आपको हमारी बात गलत लगती है, आप हमारे खिलाफ बोलो। किस पार्टी की मजाल है जो अपने विपक्ष में बोलने वाले को माइक दे सकता है? हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मंथन होगा तो मक्खन ही निकलेगा। मंथन होने के बाद कचरा नहीं निकल सकता, मक्खन निकलेगा। इसलिए हमको पता है कि अगर चर्चा हो गई तो हमारा मुद्दा सच्चाई का, सच्चाई सामने आएगी। इसलिए हम चर्चा आंदोलन को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। आज जो संसद है, संसद में तो चर्चा होती नहीं है, सिर्फ गिनती होती है। भाई जब गिनती करनी है तो क्यों जनता के पैसे खराब कर रहा हूँ, क्यों लोगों का टाइम खराब कर रहा हूँ? गिन लो वोट और गिन करके फैसला कर लो। फैसला तो गिनती से ही हो रहा है। तो संसद इसलिए बनाइए कि चर्चा करने के लिए, लेकिन जब संसद में चर्चा नहीं होती तो फिर हम क्या करें? हम जनसंसद लगाएंगे, गांव-गांव में, गली गली में जो जनता के बीच में फैली हुई जनसंसद है, उस जनसंसद के बीच अपनी आवाज़ ले जाएंगे। वहाँ पर हम हमारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लोगों को चर्चा के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों से कहेंगे आप इस मुद्दों पे बात कीजिए, गांव गली चौराहे पे बात कीजिए, सोशल मीडिया पे बात कीजिए, फेसबुक पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, जहाँ भी संभव है, जिसका जहाँ पर भी बस चलता है। चाहे आप इसके पक्ष में बोलिए, चाहे इसके विपक्ष में बोलिए, और हम सरकार को चुनौती देंगे कि हमारे पास एक एक समस्या का समाधान है। अगर आपके पास इससे बेहतर योजना है तो आइए हमारा मुकाबला कीजिए, अपनी बेहतर योजना को सामने रखिए। अगर आपकी योजना हमसे बेहतर है, अगर आपके पास टाइम बाउंड प्रोग्राम है, हमें कोई 100 साल 200 सालाना योजना नहीं चाहिए, हमें तुरंत फसल देने वाला काम चाहिए। आज आदमी बिल्कुल मरणासन है, देश बिल्कुल मरणासन स्थिति में, हमें तुरंत परिणाम देने वाली योजना चाहिए। तो हम लोगों के सामने ये विचार रखेंगे। हम कहेंगे कि आज दोस्तों, संविधान की सब नेता लोग शपथ लेते हैं, पालन कोई भी नहीं करता। आप बैंक से लोन लेते हो, वो पता नहीं बारीक बारीक कुछ लिखा रहता है, उस पर आपके साइन करा लेता है। फिर जब भी कोई आप डिफ़ॉल्टर होते हो तो कह देता है आपने एग्रीमेंट किया था, आपको पता ही नहीं। और कोर्ट भी उसी को मानती है, हमारी बात को नहीं मानती।
लेकिन ये जो नेता लोग शपथ लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं तब शपथ लेते हैं, मंत्री बनते हैं तब शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो संविधान क्यों नहीं मानेंगे ये? तो संविधान ने जो अधिकार दिए वो अधिकार तो तुम्हें जनता को देने पड़ेंगे। ये हम मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे, भाई ठीक है जो भी है बाद में, लेकिन जो संविधान में लिखा है उत्तर तो, संविधान में लिखा है 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दो, के बाद की चलो छोड़ो, 14 साल तक के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा दो। ये सड़क पे 2 साल का, 12 साल का, 18 साल, 14 साल का बच्चा भीख क्यों मांग रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम जनता के बीच में 2 मुद्दे लेकर के जाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी क्या है और क्या होना चाहिए, और इस मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा आंदोलन शुरू करेंगे। सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं, मैं सब लोगों का आह्वान करता हूं, देश की जनता का आह्वान करता हूं कि मैं आपसे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहा, सिर्फ 1 घंटा रोज़ मांगता हूं। सिर्फ 1 घंटा रोज़ आप दीजिए और सिर्फ बात करनी है आपको। आप शादी में, समारोह में, किसी के अंतिम संस्कार में, कहीं पार्क में, मीटिंग में, जहाँ भी आपको मौका मिले आप प्रिज्म के मुद्दे पे, आप SPDF के मुद्दे पे चर्चा कीजिए, चाहे उसके पक्ष में बोलिए चाहे विपक्ष में बोलिए, बात कीजिए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पर चर्चा करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सिर्फ ये चर्चा आंदोलन वो बवंडर पैदा करेगा, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगा। सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आपसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे 1 घंटा रोज दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों का भारत दूंगा। जय भारत। एक सवाल है कि सवाल ये है सर कि जो आप कह रहे हो कि हम लोग चर्चा आंदोलन चलाएंगे, जब लोग धर्म की बात सुनना पसंद कर रहे हों, धार्मिक उन्मादों में शामिल हो रहे हों और लोगों को धर्म की अफीम चटा करके सरकार बनाई जा रही है, तो आपकी इन बातों को सुनेगा कौन? आप कैसे लोगों को तैयार करेंगे? हर आदमी की समस्याएं, जब भी कोई आदमी बीमार होता है, जब शुरू में कहीं मंदिर पर जाता है, कभी पड़ोस के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब उसे पता पड़ता है कि वो कैंसर से पीड़ित है, वो कहीं नहीं जाता, सीधा दौड़ के कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तब कैंसर से छुटकारा पाने के लिए किसी मंदिर में, दरगाह में, गुरुद्वारे में नहीं जाता। तो अभी तो जनता को पता ही नहीं है कि उस देश की, उसकी समस्याओं का समाधान किसी के पास है। इन्होंने बैठा दिया दिमाग में कि समस्याएं तो शाश्वत हैं, ये गरीबी हमेशा रहेगी, बेरोजगारी हमेशा रहेगी, कोई इसको मिटा नहीं सकता, इसलिए वो छोटे मोटे बहकावे में आते हैं। जिस दिन जनता के सामने आएगा कि उसकी समस्याओं का समाधान है, और अभी तो उसको समस्या ही लोग मानने को तैयार नहीं। जब उनको पता पड़ेगा कि वो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उनकी जान का खतरा है, और इस डॉक्टर के पास इस समस्या का समाधान भी, उस समाधान की बात करेंगे, तब वो मंदिर मस्जिद भूल जाएंगे। जिन समस्याओं को आप गिना रहे हो, जो आवाम जो है उन समस्याओं को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, तो ऐसे में उनके दिमाग से उत्सव को निकाल करके वो समस्या बताना कि जिन पे आप समाधान, उनका समाधान बता दो, ये लगता है कि निकट भविष्य वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। उसे पता ही नहीं है कि समस्याओं का समाधान भी है। बस उसको तो जैसा मीडिया ने इस तरीके से गुमराह कर दिया, सारा मीडिया उनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अब तो वो तो रहे मीडिया कर रहे हैं और कर ले सोशल मीडिया पे। आम आदमी के जवान पे कब्जा नहीं कर सकते। यही सपना काशीराम ने भी 1984-1980 में देखा, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारा माउथ मीडिया जो है हमारा अपना मीडिया। देखिए, जब हम किसी पत्थर पे वो जो तोड़ने वाला चोट मारता है, 1 2 3 5 10 11वां चोट पे वो पत्थर टूट जाता है, तो लोग सोचते हैं 11वीं चोट पे पत्थर टूटा है। 11वीं चोट में नहीं टूटा, 11 चोट में टूटा है। तो आज जो हम सफलता का दम्भ भर रहे हैं, इसमें काशीराम जी की भी मेहनत शामिल है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की भी मेहनत शामिल है, इसमें सुभाष चंद्र बोस की भी मेहनत शामिल है। इन तमाम लोगों ने, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, राम मनोहर लोहिया ने किया, इन सभी लोगों की जो मेहनत है, मेहनत करके आज देश जहाँ तक पहुँचा है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि हम इसको बदलाव को ला सकेंगे। तो उनकी मेहनत का भी तो फल हमको ही मिलेगा। आप बार बार कह रहे हैं कि संविधान को जो है, संविधान की ओथ लेकर के मिनिस्टर बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ओथ लेने के बाद में कोई पलट के नहीं देखता, और फिर एक देश के अंदर एक ऐसा तबका तैयार कर दिया गया है पिछले दिनों कि जो संविधान के खिलाफ भी बोल रहा है। सरकार की गोद में बैठे हुए लोग आज हमारे संविधान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रह गई, उस समय जो भी देश की परिस्थितियां थी उनको देखते हुए, और बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये पता नहीं था कि इस तरह के घिनौने लोग आ जाएंगे जो मतलब किसी बात की चिंता ही नहीं करेंगे। उन्होंने जो संविधान की जिम्मेदारी थी, अकाउंटेबिलिटी थी सरकार की, उसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया और लिख दिया कि इस संविधान को, इसको मानना जरूरी नहीं है। तो उसका पूरा आड़ लेकर के वो संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान में जो थोड़ा बहुत उन्होंने लिबरेशन दिया, थोड़ी छूट इसलिए दी कि देश आज़ाद हुआ है, नया नया, इतने अच्छे देश के हालात नहीं, तो नेताओं को थोड़ा सा फ्लेक्सेशन थोड़ा देना चाहिए, थोड़ा सा प्ले देना चाहिए, उसका उन्होंने मिसयूज किया। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, संविधान सशक्तिकरण।
इस संविधान के मूल भावनाओं को रखते हुए संविधान में कुछ ऐसे सुधार बहुत जरूरी है जिससे संविधान इतना ताकतवर बने कि पहली बात तो ऐसे लोग सत्ता में पहुंच नहीं पाए और कोई संविधान की मनमानी व्याख्या नहीं कर पाए। आगे हम आपके सामने वो भी रूपरेखा रखेंगे। सर ये सवाल ये है कि आपने कहा कि अब देखिए सरकार में जाने के लिए वोट की ज़रूरत है और वोट जो है वो आवाम करता है। आप कैसे लोगों को तैयार करोगे कि वो आपने जो फ्रंट बनाया है सोशलिस्ट प्रिज्म डेमोक्रेट फ्रंट जो बनाया है, इसको लोग वोट करें। आप 2024 के चुनाव में जाएंगे, इसके बाद में जाएंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? हमने एक तो है कि पूरी योजना है, लेकिन उस पूरी योजना को भी हमने बुलेट पॉइंट के रूप में 11 सूत्रीय एजेंडा जो आपके सामने है वो हमने रखा है और वो सीधे सीधे जनता के दिलों को टच करता है। जब जनता को ये लगेगा कि ये उनके हित की बात हो रही है, प्रश्न है कि उसके हित की बात। आप कहीं पर भी बैठिए, किसी को लगता है कि उसके मतलब की बात हो रही है, सारी बात छोड़ के वो आपकी बात को सुनने लग जाता है। सोशलिस्ट प्रिज्म डेमोक्रेट फ्रंट जो 2024 में चुनाव में जाएगा जी, पूरी 543 सीट पे। पूरी 543। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मिश्री बनती है तो आपने देखा होगा मिश्री के अंदर एक धागा होता है, तो मिश्री कैसे बनती है कि उस मिश्री में पूरा सॉल्यूशन होता है शक्कर का, जिसको सुपर सैचुरेटेड बनाया जाता है और ऊपर एक धागा क्रिस्टल लटकाया जाता है और एकदम से क्रिस्टलाइजेशन हो करके। तो आज जो देश में असंतोष है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्थिति है। असंतोष बहुत चरम सीमा पे है। आपको सिर्फ एक क्रिस्टल लटकाने की देर है। आपको जब आकाश में बादल बरसते हैं तो हमको पहले से मौसम बनने लगता है, हमको लगता है कि पानी बरसने वाला है, लेकिन जब बर्फबारी होती है तब कुछ पता नहीं चलता। तो आज देश में जो अदृश्य स्थिति है, लेकिन देश एक बिल्कुल उस कगार पे बैठा है। सिर्फ आपको एक क्रिस्टल लटकाने की देर है। अगर आप सही तरीके से क्रिस्टल लटकाएंगे, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे किस तरीके से उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बोलो तो जरूर